आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी महान सभ्यता की कहानी जिसे पानी ने ही बनाया और फिर पानी ने ही मिटा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नदियां कैसे साम्राज्य बनाती हैं और फिर उन्हें खत्म भी कर देती हैं। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे जमीन और पानी मतलब भूगोल किसी भी समाज की किस्मत लिख सकता है और मिटा भी सकता है। अच्छा, तो सिंधु घाटी की कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने देश की जीवन रेखाओं को समझना होगा, मतलब यहाँ की नदियों को। मोटे तौर पर देखें तो दो तरह की नदियां हैं। एक तो वो जो हिमालय से निकलती हैं, इनमें ग्लेशियर पिघलने से साल भर पानी रहता है, और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो कह सकते हैं कि पूरी तरह मानसून की बारिश पर ही टिकी होती। और इन नदियों का जो पैमाना है ना, वो कमाल का है। आप सोचिए, गंगा और सिंधु जैसी नदियां जो ग्लेशियर्स से पानी लेती हैं, उन्होंने हजारों साल तक उपजाऊ मिट्टी जमा करके कितने बड़े मैदान बना दिए। अकेले सिंधु बेसिन ही भारत का करीब 10% हिस्सा है। मतलब ये एक ऐसी जमीन थी जो एक महान सभ्यता के पनपने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और बस इसी तैयार जमीन पर जन्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ ये दुनिया की 3 सबसे शुरुआती और विशाल सभ्यताओं में गिनी जाती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। करीब 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, मतलब पूरे 700 साल। इतने लंबे समय तक ये सभ्यता अपने चरम पर थी। सोचकर देखिए, 700 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर हम तुलना करें तो ये पूरे रोमन साम्राज्य के जीवन काल से भी ज्यादा है। और उनके शहर, सच में वो तो कहानी ही अलग है। वो दिखाते हैं कि ये लोग कितने एडवांस्ड थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर तो अपने जमाने से सदियों आगे थे। जरा सोचिए, आज की तरह ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम, और पूरे शहर में ढकी हुई नालियों का एक जबरदस्त नेटवर्क। उस दौर में दुनिया में कहीं और ऐसा देखने को नहीं मिलता था। 50 लाख, जी हाँ, लगभग 50 लाख लोग। जब ये सभ्यता अपने पीक पर थी तो इसकी आबादी इतनी थी, ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की कुल आबादी से भी शायद ज्यादा थी। और जब हम इस विशाल आंकड़े के बारे में सोचते हैं तो वह सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर इतने सारे लोग, ये पूरी की पूरी सभ्यता गई कहाँ? तो उनकी कामयाबी का राज क्या था? दरअसल उनकी कमाल की भौगोलिक समझ। उन्होंने 2 तरह की नदियों का एक साथ फायदा उठाया। एक तरफ थी सिंधु नदी, जिससे साल भर पानी की कोई कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ थी मानसून पर निर्भर घग्गर हक्करा नदी, जिसकी बाढ़ खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। ये कह सकते हैं कि एक परफेक्ट बैलेंस था जिसने इस सभ्यता को पाला पोसा। हजारों साल तक सोचिए, हजारों साल तक ये पूरी की पूरी सभ्यता जमीन के नीचे दबी रही, एक भूली बिसरी कहानी की तरह। फिर साल आया 1924, जब सर जॉन मार्शल ने दुनिया को इसके बारे में बताया, और ये खबर किसी धमाके जैसी थी। ये उस हैरानी को दिखाता है जो सबने महसूस की जब इस खोई हुई सभ्यता का असली पैमाना दुनिया के सामने आया। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, 50 लाख लोग कहाँ गए? एक इतनी बड़ी, इतनी अमीर और इतनी एडवांस्ड सभ्यता, जिसके शहर इतने शानदार थे, आखिर वो गायब कैसे हो गई? यही सिंधु घाटी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब छिपा है जमीन के नीचे और पुराने मौसम के रिकॉर्ड्स में। जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। हुआ ये कि धीरे धीरे मानसून कमजोर पड़ने लगा। इसका सीधा असर घग्गर हकरा जैसी नदियों पर पड़ा। वो सूखने लगीं, और जब नदियां ही नहीं रहीं तो खेती का जो पूरा सिस्टम था वो ढह गया। बस इसके बाद लोगों के पास अपने बड़े बड़े शहर छोड़कर पूर्व की तरफ गंगा के मैदानों की ओर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो सिंधु घाटी की कहानी से हमें एक बहुत सीधा और बड़ा सबक मिलता है। वो ये कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी तरक्की कर ले, आखिर में वो अपने पर्यावरण और जलवायु पर ही टिकी होती है। और यही बात हमें आज के दौर में लाके खड़ा कर देती है। 4000 साल बाद क्या हम अपनी नदियों की सुन रहे हैं? सिंधु घाटी की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम उस पुरानी सभ्यता के पतन से मिला सबक आज भी याद रखे हुए हैं।